प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपको फिर से बिलीवर्स की एक नई वीडियो में। और उसमें पढ़े हुए सर्कल का पार्ट 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बट उससे पहले बिलीवर सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो जानते हैं इस बार बहुत ही बड़े स्कोर करेंगे पेपर के अंदर। हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और हम लगे पड़े हुए लगातार कि भाई इस तरीके से कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, हम लोग एक इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएं कि भाई हमारे हाथ में सारे हथियार हों, हर प्रकार के प्रहार को टैकल करने के लिए हमारे पास हर एक अस्त्र मौजूद हो। चलो भाई, तो देखते हैं भाई किस तरीके से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। देखो मतलब मोटा मोटा आपसे कहना चाह रहा है कि भाई कोई पैरेललोग्राम है, एक चीज़ हमको गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, सपोज जो भी है, इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सही से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा जज मत करना भाई। चलो बन गया, चलो बन गया, चलो ठीक है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रखा है तो ये रोम्बस है। हमें प्रूफ करना है कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है तो ये पैरेललोग्राम है, बट ये रोम्बस एक्चुअल में, ये प्रूफ करना है आपको। तो हमें गिवन क्या है, देखो गिवन में आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि अगर आप इसको ABCD मानोगे तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जो है यहाँ पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर पहले से मौजूद है कि भाई अपोजिट साइड इसकी इक्वल है, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई AB इज इक्वल्स टू CD दे दिया गया है, और उसी प्रकार से हमें BC इज इक्वल्स टू AD दे दिया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको पहले से और भी गिवन है। अब हम और क्या, क्योंकि जहाँ पर ये टच कर रहा है सर्कल, ठीक है, इसको क्वाड्रिलेटरल को, वहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन पॉइंट को हम कुछ ना कुछ मान सकते हैं। जैसे इसको मैं P मान लूँ, इसको मैं Q मान लूँ, इसको मैं R मान सकता हूँ, इसको मैं S मान सकता हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ टच कर रहा है इसको, सो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि भाई ये रोम्बस है। ये रोम्बस कब हो जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। रोम्बस जब हो जाएगा जब हम AB को बराबर ला दें BC के, BC को बराबर ला दें DC के, ठीक है, और DC को बराबर ला दें AD के, मतलब ये चारों साइड आपस में इक्वल आ जाए। अगर विच मीन्स अगर यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आ जाए कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, तो फिर हम ये कह देंगे कि भाई इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है, इट इज़ अ रोम्बस। चलो सो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखो सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेंगे इनको। देखो समझो मेरी बात, सुनो पर ध्यान से। आप ना पहले बस ये वाली साइड देखो और ये वाली साइड देखो। ठीक है, आप इस AP को लिखो, वो क्या AP को क्या लिख सकते हो आप भाई, आपको पता है कि AP क्या है। AP आपको दिख रहा है कि AP AS बराबर है आपस में, तो लिख दो AP इज इक्वल्स टू AS। सीक्वेंस याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ, फिर AP के बाद मैं PB को लूँगा। ठीक है, PB इज इक्वल्स टू क्या है, BQ। बहुत अच्छे। अब इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड पकड़ूंगा कोई भी, तुम इसे ले लो, DR ले लेते हैं, DR क्या जी, DR हमारा DS के बराबर है। वैसे हमारा जो RC है वो हमारा QC के बराबर है। अब इसके लिए रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, देखो अगर मैं बात करूं, ये ध्यान से देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। ठीक है, इस सर्कल पर, तो इनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है, तो इनको आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये इसका रीजन आप दे सकते हो यहाँ पर, हालांकि जरूरत नहीं है पर फिर भी लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। अब इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिजल्ट मिलेगा हमको AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC, और इक्वल टू में क्या मिलेगा, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस QC। चलो भाई बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से, AP प्लस PB क्या है भाई, AP प्लस PB क्या है, हमारा AB है पूरा, तो लिख देते हैं भाई AB प्लस DR प्लस RC क्या है, पूरा CD है, लिख दो यहाँ पर CD इज इक्वल्स टू, वैसे आप देखेंगे कि जो हमारा AS और DS है वो मिलके क्या बना रहा है, AD, तो AS ये रहा, DS ये रहा, मिलके क्या बना रहा है, AD प्लस BQ और QC में क्या बना रहा है, BC। चलो सर यहाँ तक समझ आ गया, ये तो कोई बात नहीं है, पर ये चीज़ थोड़ी प्रूफ करनी है, कोई बात नहीं भाई, इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा देखो, कई बार ना क्वेश्चन केवल इतना आता है, उसमें हमको दिया रहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और हमको ये चीज़ प्रूफ करनी होती है। तो क्वेश्चन सेम है ये, वो बस लैंग्वेज अलग है, और यहाँ पर आपको रुक जाना है ये प्रूफ देके। ठीक है, लेकिन अगर आपसे स्पेशल रोम्बस केस प्रूफ करवा दे तो आपको सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। क्या आपको पता है कि भाई जो AB है और CD है वो क्या है, इक्वल है, तो मैं AB और CD में से किसी भी एक को एक जैसा लिख सकता हूँ। क्या मैं इस CD को AB लिख दूँ तो यहाँ पर से मेरे पास AB प्लस AB हो जाएगा, AB प्लस AB। वैसे यहाँ पर मैं इस AD और BC में से
इस BC को AD लिख सकता हूँ भाई, देखो BC और AD बराबर है आपस में, तो मेरे पास यहाँ भी AD प्लस AD हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2AB इज इक्वल्स टू 2AD, या फिर हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AD। अब मेरी बात सुनो, देखो अपोजिट साइड इक्वल थी वो ठीक सी बात, तब तक तो पैरेललोग्राम था, लेकिन जैसे ही हमारी भाई एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, देखो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि AB हमारे किसके इक्वल हो गई है, AD के इक्वल हो गई है, तो AB अगर AD के इक्वल है और AB हमारा है DC के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये तो भाई इसके इक्वल भी हो गई, और ये AD क्योंकि BC के इक्वल है तो BC भाई इसके इक्वल भी हो गई। तो कहने का मतलब है, तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या कि फ्रॉम, ठीक है, कौन से रिजल्ट से आप कह पाओगे ये बात, कौन से रिजल्ट से आप कह पाओगे, आप कौन से रिजल्ट से कह पाओगे, इस रिजल्ट से, गिवन और इस रिजल्ट से, इसको आप मान लो 1, फ्रॉम गिवन एंड रिजल्ट 1, ठीक है, एंड रिजल्ट 1 AB इज इक्वल्स टू BC, सीधे लिखो, इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD आ गया। हेंस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। चलो भाई प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्यूशन था, बस हमको चीजों को समझ के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइज वे में ही डिलीवर करना है। चलो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि भाई प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब समझो, वो कह रहा है कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो जो सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री है, मतलब उन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। समझ लेते हैं, सपोज करो भाई ये वो हमारा सुंदर सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल है कोई जिसने भाई करा हुआ सर्कमस्क्राइब, ठीक है, मान लेते हैं वो आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसने इसको सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, मान लेते हैं ABCD इज द आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब ये इसकी जो डायगोनल्स होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएंगी, फिर से छोड़ो, डायगोनल्स को छोड़ो, सीधे सेंटर ड्रॉ करो, क्योंकि हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता कि डायगोनल सेंटर से जा रही नहीं जा रही, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि सेंटर ये रहा, सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने भाई कुछ इस तरीके से इनको मिला दिया आपस में, ये इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, हर वर्टेक्स से हर किसी को मिला रहा हूँ, इससे मैंने इसको मिला दिया, ये हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ये टच कर रहा है उसको भी कुछ ना कुछ मान लेता हूँ मैं भाई, इसको भी मैं आपका PQRS मान लेता हूँ। सपोज करो कि ये भाई हमारा P, ये आपका यहाँ से यहाँ तक Q, ये R और ये S, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ऐसे ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी, ठीक है, और ये सेम चीज़ ही यहाँ पर भी फॉलो होगी। चलो बहुत अच्छा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई कि जो AB, मान लो ये अगर O है, नेम इसकी नेमिंग तो करी नहीं, तो AOB जो है आपका वो DOC, दोनों का अगर सम करें तो 180 आ जाएगा। वैसे ही DOA और COB का सम क्या आएगा, वो भी 180 आएगा, मतलब ये सप्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले गिवन में आ जाते हैं, तो गिवन की अगर हम बात करेंगे तो क्या मोटा मोटा हमको पता है उसके बारे में बात करते हैं। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। चलो ये मान लिया हमने भाई, ठीक है। और वो उसको PQRS पर टच कर रहा है, सब फालतू की बातें लिख लेना, हमें प्रूफ क्या करना है, मैं वो लिख रहा हूँ सीधे, प्रूफ हमें प्रूव करना है कि जो एंगल BOC है, एंगल BOC, सॉरी हाँ BOC है, वो आपका DOA के बराबर है, सॉरी बराबर नहीं है, एंगल DOA, इन दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री है ना दोनों आपस में, इन दोनों का सम 180 है। सेम ऐसे ही AOB प्लस DOC का सम, एंगल AOB प्लस एंगल DOC का सम, ये 180 है।
चलो अब देखो इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रूफ कर देंगे, दूसरा वाला सिमिलरली हो जाएगा, है ना। अगर हम इन दोनों के लिए कोई रूल लगा के चलेंगे आपस में, इन दोनों को प्रूफ कर देंगे तो वैसे ये सिमिलरली हो जाएगा। तो जरूर नहीं आपको सारा करके दिखाना है, आप एक लिखोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब प्रूफ पे चलते हैं भाई। प्रूफ क्या कह रहा है, तो प्रूफ के अंदर ना हमें कुछ चीज़ें ना सोचनी पड़ेंगी। कैसे, देखो मैं यहाँ पर ना कुछ नेमिंग कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल 1 है, इसको मैं एंगल 2 मान ले रहा हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 एंड इस महाराज को 8 मान लेता हूँ। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, पहले हम कौन कौन से ट्रायंगल में चलते हैं। देखो हमें दिख रहा है ASO और APO, ठीक है, इन दो ट्रायंगल में चलता हूँ। तो इन ट्रायंगल ASO एंड APO। सर ये क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार देखो समझोगे फिर पता चलेगा। आपको पता है कि भाई सर्कल है, इसका सेंटर ये है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है OS वो OP के बराबर है, क्योंकि तो रेडियस है आपस में। लिख दो कि OS बराबर OP। क्यों जी, क्योंकि ये तो क्या है, बोथ रेडियाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। और क्या चीज पता है, और हमको पता है कि जो OA है भाई OA के बराबर है। OA किसके बराबर है, OA के। क्यों, यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको तो साइड में लिख देता हूँ। देखो OA किसके बराबर है, OA के। क्यों, क्योंकि भाई ये तो कॉमन है। देखो देखो OA कॉमन है ना, वैसे आप यहाँ भी देख सकते हो कि OA कॉमन है हमारी। एक और चीज, अब आपको पता है कि जो AP है वो AS के बराबर है, क्योंकि भाई ये तो टेंजेंट है। तो AP लिखो यहाँ पर, AP इज इक्वल्स टू AS। पहले किसका लिख रहा हूँ मैं, OS इधर, तो फिर AS लिख देते पहले। AS इज इक्वल्स टू AP। इसका क्या रीजन दोगे कि भाई ये है टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए भैया इक्वल है। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी S, यहाँ भी S, यहाँ भी S, तो ट्रिपल S से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या, यहाँ से लिखोगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ASO कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल APO। और किस रूल से भाई, बाय ट्रिपल S। ठीक है, साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको पता है कि बैंक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है। आपको पता है कि देखो ये जो एंगल है SOA, इसको तो मैंने 8 माना है, वैसे ये वाला एंगल POA, इसको तो मैंने 1 माना है, तो ये 1 और 8 आपस में बराबर है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग है नहीं, चेक कर लेते हैं। SOA पढ़ते हैं यहाँ पर, S देखो, S के बाद O आया, फिर A आया, S के बाद O, फिर A आया, ऐसे यहाँ पढ़ते हैं। P के बाद O, देखो P के बाद O, फिर A आया, तो POA एक इक्वल होगा। तो देखो POA एक इक्वल होगा, विच मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 हमारा क्या होगा, एंगल 8 के बराबर होगा बाय CPCT। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ही देखो, जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, वैसे आप इन दो ट्रायंगल को लोगे तो आपके 2 और 3 इक्वल आ जाएंगे। अगर आप इन दो ट्रायंगल को लोगे तो आपके 5 4 इक्वल आ जाएंगे। आप इन दो ट्रायंगल को लोगे 7 और 6 इक्वल आ जाएंगे। तो सिमिलरली लगा दो यहाँ पर, सिमिलरली 2 + 3, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ऐसे ही एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। चलो जी, ये हमारा यहाँ पे सिमिलरली आपका रिजल्ट आ चुका है। अब क्या करें सर, भाई आपको दिख रहा है ना कि एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर अगर मैं भी इन सभी एंगल्स का सम करूँ तो कंप्लीट एंगल बनाएगा एक, यानी कि 360 डिग्री होना चाहिए। तो वही करते हैं भाई फटाफट। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री लिखूंगा मैं। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या मुझे भाई, अब आप पास ये देख लो कि आपको प्रूफ क्या करना है, इनमें से कोई भी एक चीज़। मान लो आप AOB लेना है आपको एंगल, और इधर से फिर आपको DOC लेना पड़ेगा। तो आप AOB के लिए क्या रखना चाहोगे अपने पास, 1 और 2, बाकी सबको चेंज करो। देखो 1 और 2, देखो 1 और 2, और अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो 5 और 6, तो मैं बस किनको छेड़ूंगा नहीं यहाँ पर। मुझे ये 1 नहीं छेड़ना, एक मुझे 2 नहीं छेड़ना, मार्क कर रहा हूँ। और मुझे क्या नहीं छेड़ना, ये 5 और 6, ये 5 नहीं छेड़ना और ये 6 नहीं छेड़ना, बाकी सबको चेंज करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पर मैं एंगल 1 को एंगल 1 रहने दूंगा, एंगल 2 को एंगल 2, पर एंगल 3 को क्या कर सकता हूँ, एंगल 3 को क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एंगल 3 को वापस एंगल 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो एंगल 2 लिख देते हैं। प्लस एंगल 4 को क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एंगल 4 को एंगल 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, एंगल 5 लिख दो।
प्लस 5 6 को कुछ नहीं करूँगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। अगेन 7 को क्या कर सकता हूँ क्या मैं 7 को एंगल 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल ठीक, एंगल 6। 8 के साथ क्या कर सकता हूँ? क्या मैं 8 को एंगल 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू 360। देखो 1 भी 2 बार है, 2 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, 6 भी 2 टाइम्स है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर मैं अब इस चीज़ को भी आगे मिटाना ही पड़ेगा अब तो कुछ ना कुछ तो गिवन मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। गिवन हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं भाई। तो आप देखोगे कि भाई क्या आएगा आपके पास में 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। और आप देखो अगर मैं इनका पेयर ले लूँ ऐसे ऐसे करके तो 1 प्लस 2 क्या है भाई? 1 प्लस 2 आपका क्या है? AOB। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ? एंगल AOB प्लस क्या ये आपका DOC है। क्या ये आपका DOC है? बिल्कुल ठीक। तो ये क्या लिख सकता हूँ उसको? एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180। बिल्कुल भैया। तो देखो हैंस प्रूव्ड हो गया प्रूफ। एक चीज प्रूफ हो गई ना, दूसरे को सिमिलरली यहाँ पे लिखो सिमिलरिटी। क्या है आपका? हमने प्रूफ कर दिया AOB DOC बराबर, तो ये वाला लिख दो कि एंगल BOC इसी तरीके से BOC प्लस एंगल DOA। अगर आपको दिखाना हो फिर भी, मान लो ज़्यादा नंबर में आ गया सवाल और आपका मन कर रहा है टाइम भी है सर मैं तो दिखाना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? बस यहाँ से आपको सवाल बदलना है। अभी हमने क्या चेंज नहीं करा था? जो मार्क है। अब जो मार्क नहीं है आप उसको चेंज नहीं करना, आप उसको चेंज कर दो जो कि मार्क हैं। यानी कि 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 को आप लिख सकते हो 8, ठीक है। वैसे आप 6 को लिख सकते हो 7, 5 को 4 लिख देना, 2 को 3 लिख देना, तब भी आपका फिर ये वाला आ जाएगा पेयर, ठीक है। कुछ इस तरीके से सवाल हो जाएगा, फिर आपका ये वाला आ जाएगा प्रूफ होके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत सिंपल था, सिंपल ही सोल्यूशन था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपकी इस चैप्टर की पहली थ्योरम नहीं है? क्या हमने इसको पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन नहीं है? ये आपका पहली वीडियो में जो पहली थ्योरम हमने प्रूफ करी है भाई साहब, क्या वो यही नहीं है? तो मैं ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपको ही पहली वीडियो से तैयार करो, या तो ये आपको आती है तो बहुत बढ़िया। हालांकि हिंट कर देता हूँ, देखो कोई भी सर्कल है भाई, अगर वहाँ से कोई टेंजेंट जा रही है और हम सेंटर से अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से, तो विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन है, ठीक है, लाइन से मैं इस पॉइंट की आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहता हूँ, तो आप ये तो नहीं बता सकते ना मेरे को कि सर ऐसे ऐसे आके ऐसे आएगी, नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? विच इज अ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होता है। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ करना है, मैंने बताया हुआ कैसे यूज़ करना है, तो आप बस वो वीडियो एक बार जाकर देख लेना। उसका पहला ही क्वेश्चन ये है, अगर आपको मान लो इसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जाकर के वो वीडियो देखिए, सर्कल का फर्स्ट वीडियो, उसमें आपको दिखेगा ये, ठीक है। पहला ही थ्योरम है, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD प्लस इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। मैंने आपको बोला था ना, इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन 2 रूप में आता है, ठीक है। एक में बोलता है कि भाई अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, एक दूसरा आता है ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट दिस। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो क्या। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल दिया हुआ है, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल ने भाई सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये इस तरीके से करा हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये ABCD है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये सेंटर है, सपोज करो इसका, और ये जो पॉइंट दे रखे हैं हमारे, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि भाई ये हमारा P है, ये Q है, ये S है, ठीक है, और ये हमारा PQR ये है और S ये है, ठीक है। ये इस तरीके से है। तो वहाँ पर हमको गिवन था कि AB बराबर है CD के, वो सब चीज़ आगे यूज़ हो गई थी। वो कहाँ पर यूज़ हुई थी? वो उस एरिया में यूज़ हुई थी जहाँ पर प्रूफ करना था कि रोम्बस है। अगर और वो जो चीज़ें हमें गिवन थी कि ये जो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको यूज़ नहीं था, उसका यूज़ आया था लास्ट में, जब हमारा ये चीज़ प्रूफ हो चुकी थी कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये प्रूफ होने के बाद हुआ था वो, ठीक है। तो मतलब कि उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। देखो कैसे यूज़ करेंगे, सब सिंपल सी चीज़ हमें गिवन में क्या गिवन है? हमको गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, आप लिख देना यहाँ पर इस तरीके से गिवन के अंदर। हमें प्रूव क्या करना है, मैं वो लिख रहा हूँ सीधे, टू प्रूव। देखो टू प्रूव में सीधी सीधी बात है कि उसने बोला है कि भाई AB जो है, अगर उसमें CD को जोड़ दें तो वो बराबर होगा AD प्लस BC के,
आपको ये सिंपल प्रूफ करना है। सीधे प्रूफ पे चलूंगा, सीधे प्रूफ पे बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है AP, मैंने बोला था अगर ये साइड लोगे तो फिर वैसे ही इसकी अपोजिट साइड लेनी है, या तो इस साइड को फॉलो करके चलो तो फिर ये वाली साइड इसके अपोजिट रहेगी, ऐसी अगर इसको फॉलो करके चलोगे तो फिर आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। मतलब कैसे लिखना समझना मेरी बात। मैं पहले AP ले रहा हूँ, तो AP को क्या लिखूंगा मैं भाई, आपको पता है AP आपका AS के बराबर है, सेम ऐसे ही BP आपका BQ के बराबर है, ठीक है। ध्यान दो, अब देखो मैं यहाँ पर QC या फिर ये वाली QC नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से लिखूंगा RC या फिर ये DR, क्योंकि मैं इसके अपोजिट साइड से लूंगा, ठीक है, इन्हीं को फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ क्या, DR किसके बराबर है, DS के। वैसे ही मेरा RC वो किसके बराबर है, QC के। और इनके रीजन क्या दोगे कि सब क्या है भाई, टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट से, इसलिए वही इक्वल आपस में इस तरीके से। अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं, ऐड करेंगे। अब ऐड करने पे क्या मिलेगा, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC, ठीक है। देखो यहाँ पर कि भाई AP प्लस PB या फिर BP कह दो, PB कह दो, बात सेम है, प्लस DR प्लस RC, ठीक है। ऐसे इक्वल टू में क्या आएगा, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस QC, ठीक है, ये आएगा। तो देखो AB प्लस PB क्या है, AB प्लस BB आपका AB, तो ये आ गया AB। DR और RC क्या है, DC, चलो जी आ गया CD। और AS प्लस BQ AS, अच्छा ये AS प्लस DS है, तो AS ये रहा और DS ये रहा, तो इसका मतलब क्या है जी, AD प्लस, और BQ ये रहा, QC ये रहा, उसका मतलब क्या है जी, BC। हमें क्या प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन दो अलग अवतार में आता है, ये नहीं तो वो आ जाएगा, वो नहीं तो ये आ जाएगा। सर्कल में देखो, सर्कल में बताता हूँ मैं, कुछ चैप्टर है, ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है ना, समझ लो 10th क्लास में ज्योमेट्री जो है वो केवल आप NCERT से तैयार कर लो, सिर्फ NCERT से तैयार कर लो, आपका उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ट्राइंगल्स आप NCERT से तैयार करो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स आप NCERT से तैयार कर लो, मतलब सॉरी सर्कल आप NCERT से तैयार कर लो, जितना भी कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री आप NCERT से तैयार कर सकते हो। आप चाहो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आप चाहो तो इधर उधर से देख सकते हो, कुछ एक दो एग्जाम्पल हाथ से आप जा सकते हो, लेकिन इससे बाहर कभी ज्योमेट्री का पेपर नहीं आता भाई, ध्यान रखने की बात। ये NCERT क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बार रिपीट हुए हैं। चलो तो अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। कह रहा है इन द फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है PA और PB। कह रहा है टू अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। भाई इसकी रेडियस क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूँ तो 4 सेंटीमीटर है, इस पर डालूंगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। चलो कह रहा है कि PA परपेंडिकुलर टू PB, मतलब ये भी आपका परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब ये 90 है भाई, ठीक है। चलो बहुत अच्छे भाई। फिगर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज, हर टेंजेंट की आपको लेंथ बतानी है। मेरे पास में ध्यान से आप मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई ये भी तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये भी 90 हो गया, ये भी तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 हो गया। तो मुझे बताओ बस ये वाला एंगल फिर कितना बचा, ये भी तो 90 हुआ, फिर भाई ये भी तो फिर 90 हुआ या नहीं हुआ, मुझे बता दो आप। ये तो 90 हुए। और क्योंकि भाई यहाँ पर एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये AP और PB आप क्या है, एडजेसेंट साइड है दोनों आपस में, दोनों क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि एडजेसेंट साइड से हैं और आपस में इक्वल हैं, विच मीन्स ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई जो आपका लेंथ होगी हर साइड की वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की। तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। अब भाई जितने मोती आप जड़ सकते हो इस बात को लिखने में, ये बात समझाने में, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल ही है, ये कह रहा है इन द फिगर अ सर्कल विद सेंटर O इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट इट टचेस द साइड BC AB AD एंड CD एट पॉइंट PQRS, ठीक है। देखो भाई BC को P पर टच करता है, इसको Q पर करता है, AD को R, मतलब R को टच करता है, ठीक है, AD को R पर टच करता है, ये कह सकते हैं। दूसरा S को आपका DC पर टच करता है। अब देखो मेरे पास सुनो, हमें लेंथ भी दे रखी है, AB की 29 दी हुई है, AB आपका 29 है, पूरा 29 है, चलो जी बहुत अच्छे। AD आपका 23 है, ये पूरा 23 है, चलो। एंगल भी 90 है, तो ये हमें 90 गिवन है, 90 डिग्री। DS आपका 5 है, विच मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 5 है, ये 5 है।
देखो सारा क्वेश्चन यहीं से बदलेगा, A5 से। कैसे? देखो ये कह रहा है आपसे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा चलते हैं भाई। आपको पता है कि भाई आपका जो ds है वो आपका इक्वल है dr के, ds इक्वल है dr के, तो दोनों 5 5 हो गए, दोनों 5 हो गए, मतलब ये भी 5 हो गया। अब अगर ये 5 हो गया तो AR कितना हो गया? 17 में से 23 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा 18। तो विच मीन्स आप यहाँ पर लिखोगे कि जो अब AR है आपका, जो आपका AR है वो आपका हो गया 18, कितना हो गया? 23 माइनस 5, 23 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, AR आ गया। अब अगर AR आपका 18 आया विच मीन्स AQ भी तो 18 है भाई, आपका ये इक्वल हो जाएगा AQ के, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट्स है। वैसे ही फिर आप देखोगे यहाँ पर अगर ये 18 आ गया तो ये बचा 12, बचा 11, ये बचा 11, ठीक है, बचा 11, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि BQ भी हमारा क्या आ गया भाई? BQ क्या आ गया? विच इज इक्वल्स टू 29 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ रुक जाओ, आपको पता है PB भी 11 है, PB भी 11 इक्वल टू PB। चलो आपको पता है कि ये क्या है? राइट एंगल है। बहुत अच्छे। आपको पता है कि ये भी राइट एंगल है, आपको पता है कि ये भी राइट एंगल है, तो भाई साहब ये भी राइट एंगल हो गया। ऊपर से एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये तो स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, तो रेडियस क्या हो गया? 11 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है? देखो अब यहाँ पर लिखो कि भाई कि BQ और PB क्या है? इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये लिख दो कि इन क्वाड्रिलेटरल OQBP ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल दिस, ये क्या है? तो BQ इज इक्वल्स टू PB। और ये क्या है आपस में? ये है भाई एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, पहली चीज। दूसरा आप यहां पर लिखो कि एवरी इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल। सो क्वाड्रिलेटरल OQBP इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो हम यहां से कह सकते हैं कि QB इज इक्वल्स टू R और R इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि इन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC टचेज इट्स साइड्स AB, BC एंड AC एट पॉइंट DEF रिस्पेक्टिवली। इफ AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC 8, AC 10 हो, तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CF। मेरे बात ध्यान सुनो, एक स्पेशल क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो कॉन्सेप्ट है इसमें एक, आपको पता है कि भाई जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। तो मैं क्यों ना इनको कुछ मान लूँ। क्या मैं इसको x मानूंगा तो ये भी x बन सकता है। क्या मैं इसको अगर y मान दूँ तो ये भी y बन जाएगा। अगर मैं इसको z मान लूँ तो क्या ये भी z बन सकता है? ये बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल बन सकता है। बोलो तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें क्या मिलना चाहिए? अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं भाई, अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मैं लिखूंगा AB प्लस BC प्लस AC विच इज इक्वल्स टू कितना? 12, 8, 10 ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। भाई ये देखा जाए तो किस प्रकार से ये 30 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। 12 में 8 जोड़ोगे 20, 20 में आप 10 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या हमें पता है कि हम AB को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख दो। मैं BC को क्या लिख सकता हूँ? y प्लस जेड लिख दो, y प्लस जेड। मैं AC को क्या लिख सकता हूँ? x प्लस जेड लिख दो। क्या 30 आ जाएगा? बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से 2x प्लस 2y प्लस 2z कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? 30। क्या यहाँ पर सवाल सॉल्व हो गया? मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट हो गया। कैसे? देखो आपको पता है AB यानी कि x प्लस वाई, तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू पहले से ही है। कितनी? 12। मैं कह रहा हूँ आपके पास y प्लस जेड की वैल्यू पहले से ही है। कितनी? 8। मैं कह रहा हूँ आपके पास ये x प्लस जेड की वैल्यू पहले से ही है। कितनी? 10। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए y।
BC हमको चाहिए, AD चाहिए हमको, BC BE चाहिए, CF चाहिए, AD कहाँ है, AD ये X चाहिए पहले। तो X लेने के लिए मुझे यहाँ से क्या मैं y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, विच इज 8। अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा इन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो मेरे को मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लिखूंगा 8, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 8 और x की वैल्यू हो जाएगी 22। क्या ये आंसर है? जी हाँ, ये आंसर है। आगे हमें y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए क्योंकि b क्या है, b क्या है, वो y है, ठीक है, वो y है। तो मुझे अगर y की वैल्यू चाहिए तो क्या मुझे यहाँ x प्लस जेड की वैल्यू रखनी चाहिए, कितनी है जी 10, यहाँ पर डालोगे उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 20। चलो जी, अब मुझे z की वैल्यू चाहिए तो मैं x प्लस वाई की डाल सकता हूँ, या फिर मेरे को ये पता है इन दोनों को जोड़ के वहाँ माइनस कर दो, ठीक है। ठीक है, तो कितना है x प्लस वाई यहाँ पर, ये आपका x प्लस वाई कितना है 12, यहाँ लिखो जरा 12, यहाँ लिखो, उधर जाकर माइनस कर दो, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 30 माइनस 12, तो कितना जाएगा 30 माइनस 12 विच इज़ 18 सेंटीमीटर। तो भाई ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाहता हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो जो हम यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो ये 15 नहीं लिखा इसको, है ना, ये 15 आएगा ना, 2 से इधर कटेगा तो ये आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, तो कलर चेंज करके लिखूँगा, जहाँ गलती हुई है 15 आएगा। चलो तो यहाँ पर ये हमारा 30 नहीं आएगा, ये 15 के इक्वल रहेगा, किसके इक्वल, 15 के इक्वल। तो ये 15 में से जो हमारा 8 माइनस होगा तो ये आएगा 7, x आएगा कितना 7, वही मैं सोच रहा था कि कुछ तो मिस्टेक हो रही है। y हमारा कितना आएगा फिर, जब हमारे पास वही हम यहाँ पर डालेंगे कितना, y के लिए आप x प्लस जेड की वैल्यू डालोगे जो कि 10 है, तो इसमें से माइनस होकर ये आएगा आपका 5, कितना आएगा 5। वैसे ही आप z के लिए जब आप बात करेंगे तो 7 प्लस 5 12, यहाँ आप डालोगे उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा भैया आपका 3, कितना आएगा 3। तो ये आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको एक बार करेक्ट कर लेना, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आप बोलो सही क्वेश्चन तो करा चुके हो, मैं बोलो हाँ करा चुका हूँ, लेकिन दोबारा लिखा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दोबारा लिखा दिखे, आपको लगे कि मैंने पहले करा दिया है फिर दोबारा क्यों लिखा, दोबारा लिखने का रीज़न ये है कि वो दोबारा रिपीट हुआ है, और रिपीट होने वाला क्वेश्चन हो जाता है भाई इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या इसको दोबारा कराऊंगा, नहीं मैं इसको बिल्कुल भी दोबारा नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल दोबारा नहीं कराऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, जो क्वेश्चन जितनी बार आया है उतनी बार उसको कम से कम करो, ठीक है। अभी जितनी बार भी आएगा आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन एक स्पेशल सवाल। क्या कह रहा है कि भाई प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरे बात सुनो भाई, ये क्या है, थ्योरम, पहली थ्योरम, इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम ये है। मैं इसको तीसरी बार करवा रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ। कैसे, पहला तो मैंने प्रूव कराया है फर्स्ट चैप्टर की, मतलब इस चैप्टर की पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, पहली थ्योरम क्या है, मैंने यही प्रूव करवाई है, तो आपको वहाँ जाकर देखनी है। पहली बात, रुको, मैंने वहाँ पर गलती से बोला है कि भाई ये कम इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला दूसरी थ्योरम के कंपैरिजन में कि एक थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरी बात, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का सेंस ये है कि बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर के अंदर कम से कम आपको देखने के लिए मिलेगी, और सिंपल है बहुत। क्या इसको मैं कराऊंगा जी, अभी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, मैं इसलिए नहीं कराऊंगा, मैं करा चुका हूँ। तो अभी ये कौन करेगा जी, आप करोगे। कौन करेगा, अब इसको करोगे आप। ये आपके लिए होमवर्क, जो क्वेश्चन जितनी बार आएगा आपको वो क्वेश्चन उतनी बार कम से कम करना है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपके वो क्वेश्चन तो कम से कम अच्छे तैयार हो सके जो रिपीट। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अभी कह रहा है इन द फिगर L एंड M आर पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं 2, ठीक है, विद सेंटर O। अब कह रहा है टचिंग द सर्कल एट A एंड B, A और B पर टच कर रही है रिस्पेक्टिवली। अनदर टेंजेंट एट C, जो कि C पर टच कर रही है, इंटरसेक्ट द लाइन, ठीक है, एट D, मतलब D पर L को D पर इंटरसेक्ट करती है और M को E पर इंटरसेक्ट करती है। कह रहा है कि प्रूव दैट DOE ये वाला जो एंगल है, दूसरे कलर से करते हैं, ये आपका राइट एंगल है, प्रूफ करना है आपको। ये आपका राइट एंगल है कि आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले गिवन में आ जाते हैं भैया। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे तैयार। पूछो क्यों, क्योंकि विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करे हैं
मुझे याद है अच्छे तरीके से कि ये क्वेश्चन एक तो एनसीईआरटी का, पहली बात, दूसरी बात इतनी बार रिपीट हुआ है भाई, क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है 5 नंबर के अंदर कि आपको मजा आ जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तैयार करना अच्छे से, जितनी बार आगे आएगा मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना होगा, अभी करा रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लो। देखो क्या क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई कि गिवन, ठीक है। तो गिवन में हमको सबसे पहले क्या पता, हमको जो गिवन पता है वो सब चीज़ें यहाँ से यहाँ से आप यहाँ पर उतार सकते हो कि भाई एल एन एम हमारे क्या पैरेलल टेंजेंट्स हैं, वे सेंटर ओ सर्कल ए और बी पर टच करती हैं, ये वो फलाना निकालना, ये सब आप यहाँ से उतार सकते हो, यहाँ ये गिवन में आ जाएगा आपका। हम मैं लिखता हूँ यहाँ पर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल DOE, ये भी पता है आपको, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये भी हमको भी पता है। अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन मैं करूंगा, वो कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं इस O को इस C से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, मैं इस O को इसी से ज्वाइन कर दूंगा। ये प्रूफ करना है, ये मैंने वैसे लगाया हुआ, अभी है नहीं है, ठीक है, ये मैंने बस दिखाने के लिए लगाया था, आपको मिटा देता हूँ। चलो, कभी सोचो कि सर ये लगा रखा है तो मतलब 90 है, 90 प्रूफ करना है भाई। तो ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो लिख दिया मैंने कि भाई जॉइन OC, ये बस एक मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करी है। अब क्या करना है, प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो भाई, मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है मेरे पास एक तो ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल 1, एक ये ट्राइंगल है 2, मैं इन दो ट्राइंगल को लेके चलूँगा, फिर मैं इस ट्राइंगल को यानी कि 3 और इस ट्राइंगल 4, इन दोनों को लेके चलूँगा, ठीक है। और इनमें कुछ काम करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले लिखता हूँ इन ट्राइंगल, कैसे लूँगा, CDO एंड ADO, एंड ट्राइंगल ADO, दोनों ट्राइंगल में चलते हैं साथ साथ। तो आपको पता है, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। आपको पता है कि भाई जो AD है वो आपका DC के बराबर है, लिखो यहाँ पर AD आपका बराबर है DC के, DO आपका बराबर है DO के, DO भाई हमारा बराबर है DO के, AO बराबर है OC के, AO बराबर है OC के। रीज़न आपको सबके पता है, ये तो भाई टेंजेंट है, ठीक है, ये तो टेंजेंट्स हैं, ये कॉमन है और ये रेडियस है, ठीक है। और अब इसी प्रकार से देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन से लिए थे, CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ADO, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गया। रूल कौन सा जी, SSS। क्यों करें जी मैंने इसलिए करे हैं क्योंकि मैं इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना चाहता हूँ। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, देख लो, नहीं तो देखो AOD पढ़ता हूँ यहाँ पर, ठीक है, AOD मतलब A से O पे जाएंगे, फिर O से D पे आएंगे, वैसे C से O पे जाएंगे, फिर O से D पे आएंगे, तो COD। तो देखो AOD COD आपस में क्या कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसको मैं अगर 1 मान लूँ, इसको मैं अगर 2 मान लूँ, तो आपस में इक्वल है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, बाय CPCT। चलो भाई, यहाँ तक हो गया। अब सेम ही चीज़ मैं करने वाला हूँ इन दो ट्राइंगल में, इस 3 और इस ट्राइंगल 4 में, ठीक है। चलो भाई, तो मैं अब इनको भी आपस में लेके चलता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल COE, ठीक है, एंड ट्राइंगल COE एंड ट्राइंगल BOE। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है कम से कम 5 नंबर में आता है, तो जरूरी है कि हम इसको सही से करें। नहीं, इसको सिमिलरली भी करा जा सकता है, पर सिमिलरली मत करना, आप करना, ठीक है। बस देख लेते वीडियो रुकी है नहीं, तो वीडियो रुक गई हो, चल रही है। चलो, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है भाई। आप देखोगे ये OC बराबर है OB के, OE बराबर है OE के, BE बराबर है BC के, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि ये आपका भाई क्या है, ट्राइंगल COE, ये भी क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BOE के। और रीज़न इसका भी क्या है, SSS। रीज़न इसका भी क्या है, SSS है। तो हमें क्या पता चल गया, रेड पेन से यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे ब्रैकेट बना के। हमें पता चल गया कि यहाँ से अगर मैं इस एंगल को 3 मानूँ और इस एंगल को 4 मानूँ, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। सही कह रहा हूँ क्या?
भाई ये आपस में बराबर हो गए। तो आप देखो यहाँ से 1 और 2 इक्वल हैं, यहाँ से 3 और 4 इक्वल हैं। अगर मैं इन सभी का सम करूँ तो क्या वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या 180 है? जी हाँ 180 है। तो क्या मैं अब मुझे क्या लाना है? मुझे डी ओ ही लाना है। तो मुझे 2 और 3 को नहीं छेड़ना, मुझे 2 और 3 को नहीं, 1 को चेंज करूँगा। 1 को मैं क्या ले सकता हूँ? 1 को ले सकता हूँ मैं 2, तो लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 3, मैं 3 को नहीं छेड़ूंगा, मैं छेड़ूंगा 4 को। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल 3 180। तो क्या यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका 90 आ गया? जी हाँ बिल्कुल आ गया। क्या ये हमारा आंसर है? हाँ यही आंसर है। लेकिन सर ऐसे नहीं लिखना, हमको इसको कैसे लिखना है? DOE में लिखना है। तो लिख दो यहाँ पर। इसके बाद लिखना है आपको इम्प्लाइज दैट एंगल DOE इज इक्वल्स टू 90, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये एक तरीका है भाई क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तो बेस्ट तरीका है, इससे आप करोगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दूसरी चीज़ ये है, आप ध्यान रखें बहुत अच्छे तरीके से कि एक एक चीज़ का इम्प्लाइज दैट कहाँ लगाना है, देयरफॉर कहाँ लगाना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जितना आप सही से करके आओगे प्रोसीजर को फॉलो, उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। 5 नंबर से कम में नहीं आएगा क्वेश्चन, और रिपीट होता है बहुत बार। चलो अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अरे क्या अगला क्वेश्चन भाई, 10 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब। लेकिन उससे पहले अब अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक वगैरह करके शेयर वगैरह कर दे करो। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी मेहनत में तो कमी आने नहीं, मैं लगातार मोटिवेशन वाइज दिए जा रहा हूँ। पता नहीं यहाँ तक तुम देखते हो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, मैं भी मोटिवेशन पूरा मोटिवेट तुमको करने की कोशिश करता हूँ कि भाई तुम अच्छी तैयारी करो, ताकि तुम्हारा नंबर अच्छे आए। तुम्हारा नंबर अच्छे आएंगे तो तुम कभी तो आगे बोलोगे कि सर आपके यहाँ से थोड़ा बहुत हमने अपनी तैयारी करी थी बिलीवर सीरीज से और कुछ हेल्प हुई थी हमारी। ठीक है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई, 1001% वाली बात है ये। यकीन मानो, आपको यहाँ से बाहर बिलीवर सीरीज से बाहर आपको शायद ही कोई क्वेश्चन देखने को मिले, शायद ही कोई क्वेश्चन देखने को मिले। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं प्लान कर रहा हूँ, हालांकि पता नहीं प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं। मेरा प्लान ये है कि मैं आपकी SQP जो भी आई हुई है वो सोल्व करा दूँ एक, तो उसके अलावा एक मैं आपका क्या बोलते हैं, जो आपके अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है उनकी एक वीडियो बना दूँ सेपरेट सभी चैप्टर्स के लिए। और एक मेरा मन है कि मैं आपका जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं सबकी उनकी वीडियो बना दूँ। लेकिन मे भी ये पॉसिबल हो पाएगा, मैं इसके लिए आपको मतलब श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन हाँ ज़रूरी है कि भाई आप कम से कम अपनी तैयारी को अच्छे से करो। मतलब सिर्फ मैं आपके एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन और आपके केस स्टडी अगर साइड में हटा दूँ, इसको तुम देख लेना, बाकी सारा क्वेश्चन सारा पेपर आपका मैच होगा भाई साहब यहाँ से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा पेपर, ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बस लगे रहना है, आपको बस अपनी तैयारी को धार देनी है। आपको सिर्फ झूठी तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ किताब लेकर नहीं बैठना है, आपको दिखाना है। आपको सिर्फ दिखना नहीं है, आपको दिखाना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है पेपर में जाकर के। देखो, जिस दिन तुम पेपर में बैठोगे ना जाकर के, उस दिन तुम्हारा सब सच सामने आ जाएगा तुम्हारे, कि तुमने सच में पढ़ाई करी थी या नहीं। और उस दिन तुम अपने आप से कह रहे होगे कि काश मैं आधे घंटे पढ़ लेता, काश मैं आधा घंटा डेली दे पाता, काश मैं 1 घंटा डेली दे पाता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। लेकिन वो काश उस दिन काम नहीं आएगा मेरे भाई। तुम्हारे उस दिन काम आएगा तुम्हारी आज की मेहनत, जो तुम आज करने वाले हो, जो तुम अभी करोगे, जो तुम रात भर जग के करोगे। ठीक है, और ध्यान रखना, तुम केवल अकेले नहीं हो जो रात भर जग रहा है, ये दुनिया जग रही है मेरे भाई। तो तुम्हारा काम है अपनी जो आपकी नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, अपनी जो आपने चीज़ें पढ़ ली हैं उनको थोड़ा धार देना। ठीक है, आपको पढ़ तो लिया है आपने, लेकिन आपके दिमाग में वो उतना शार्प है, वो क्या वो दिमाग में उतने शार्पली सेट है चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार तैयारी करो। ठीक है, रिवीजन करो, रिवीजन इज द की। ठीक है, अगर आप रिवीजन अच्छा करोगे तो आपका नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मैं इतना मोटिवेशन सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि तुम अच्छी तैयारी करो, कहीं भी कोई कमी, कोई लूप होल रहे ही ना। कोई लूप होल नहीं रहेगा तो तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, चलो फिर भाई इतना आज के लिए बहुत है, फिर अगली वीडियो में दोबारा दूंगा इतनी मोटिवेशन। अगले